औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल वहाब है। मैं एमएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, डिपार्टमेंट आईएनएस कास्ट। आज के इस कोर्स फंक्शन एनालिसिस में मैं जिस टॉपिक को प्रेजेंट करना चाहता हूँ इसका नाम है इनर प्रोडक्ट। तो आइए सबसे पहले इसकी आउटलाइंस। Outlines of the topic: what is inner product, properties of inner product, some examples of inner product। inner product क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, और फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनर प्रोडक्ट, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और फिर आखिर में कुछ एग्जांपल भी पेश कर लूँगा, दिखाऊँगा कि एक्चुअली इनर प्रोडक्ट होता क्या है पार्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू। तो डेफिनीशन में हमारे पास जिस तरह की लिखा है कि लेट वी एन बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस डिफाइंड बाय अ फील्ड एफ। यानी इधर जो एफ लिखा है इसकी यानी हम कोई भी फील्ड ले सकते हैं, वेयर फील्ड इज रियल एंड कम्प्लेक्स इन एनी सिचुएशन। देन बाय डेफिनीशन ऑफ इनर प्रोडक्ट such that Vn cross Vn approaches to field F। मतलब इसका है कि अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो जो कि एक फील्ड F पर डिफाइन हो, तो फिर इसके लिए हम इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक इधर हमने लिया है कि स्मॉल ब्रैकेट और फिर इधर कामा, इसके यानी ये इस जगह पे और इस जगह पे इधर कोई भी वेक्टर हो सकते हैं इसी फाइनाइट डायमेंशन कोई भी हमारे पास कोई भी वेक्टर हो सकते हैं इस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एन की। तो एक्चुअली हमारे पास ये जो इनर प्रोडक्ट है ये एक फंक्शन की तरह होते हैं, यानी फंक्शन के थ्रू काम करते हैं सच दैट जो कि वी एन क्रॉस वी एन पे डिफाइन होता है अप्रोचेस टू एफ। मतलब इसका ये है कि अगर हम कोई भी दो वेक्टर्स इसी ही वेक्टर स्पेस से ले लें और इसका हम प्रोडक्ट आपस में प्रोडक्ट ले लें, तो इसका जो रिजल्ट है वो इसी ही एफ में होना चाहिए, तब जाके हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट है। अगर इसका रिज़ल्ट हमारे पास एफ यानी फील्ड में ना हो, इसकी रिज़ल्ट की जो वैल्यू आएगी, तो फिर हम कह सकते हैं ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि अभी नाउ वी विल सपोज दैट वी एन इज़ अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस डिफाइंड बाय अ कम्प्लेक्स फील्ड। हम इधर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास फील्ड जो है ये कॉम्प्लेक्स फील्ड है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स फील्ड है तो फिर उस तरह हम लिख भी सकते हैं कि वी एन ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है जो कि कॉम्प्लेक्स फील्ड पे डिफाइन है। तो फिर इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक देन द इनर प्रोडक्ट इज सच दैट, जिस तरह के हमने इधर ऊपर जो जर्नल हमने लिया था उसी तरह लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी तक हमने इधर से कोई भी वेक्टर वी एन से नहीं लिए हैं, तो इस तरह इधर कोई भी वेक्टर आ सकते हैं, तो इसलिए हमने फ़िलहाल इसको हाल ही छोड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये इनर प्रोडक्ट की सिंबल्स है सच दैट एक्चुअली ये एक फंक्शन की थ्रू काम करते हैं सच दैट वी एन क्रॉस वी एन, कोई भी दो वेक्टर हमने वी एन वेक्टर स्पेस ऑफ वी एन जो कि कम्प्लेक्स फील्ड सी पे डिफाइन है इससे लिए है, तो अप्रोचेस टू कम्प्लेक्स फील्ड, इसका जो सम होगा, इस प्रोडक्ट का जो सम होगा वो इसी ही फील्ड में होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि जिस तरह की सपोज एक्स वाई बिलोंग्स टू वी एन, हमने दो वेक्टर्स लिए हैं वेक्टर स्पेस वी एन से, जिसके लिए हमने फील्ड चूज़ किया है कि हमारे पास इसका फील्ड जो है ये कॉम्प्लेक्स फील्ड है। then x is equal to x1 x2 x3 up to so on xn।
and a scalar y is in a vector y is equal to y1 y2 y3 up to so on yn, v2 vector and a vector space vn. then जिस तरह की उस जर्नल डिफिनीशन में पिछली जो स्लाइड्स थी उसमें हमने ना इधर x लिखा था ना इधर y, क्योंकि हमने कोई प्रॉपर वेक्टर नहीं लिए थे इसलिए ये जगह हमने खाली छोड़ा था। अब चूंकि हमने जो वेक्टर स्पेस ली है कॉम्प्लेक्स फील्ड पे जो डिफाइन की है उससे हमने दो वेक्टर्स ले लिए, तो एक्स वाई एक्चुअली ये फंक्शन होता है जो कि इक्वल होता है x1 y1 बार प्लस x2 y2 बार बार, ये असल में कंजुगेट की इलामत है। तो x1 x y1 कंजुगेट प्लस x2 y2 कंजुगेट प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn yn कंजुगेट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। इक्वल टू का मतलब ये है कि अगर इसकी प्रोडक्ट से जो सम आएगा वो इसी ही कॉम्प्लेक्स फील्ड में बिलोंग करना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एनआर प्रोडक्ट है। अब इधर हमने फील्ड पिछले स्लाइड्स में हमने डिफाइन किया था, सपोज किया था कि हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है ये कॉम्प्लेक्स फील्ड से है। अब हमने अगर हम फील्ड चेंज कर दी, फील्ड रियल रख ले। अब एफ का मतलब इधर हमारे पास फील्ड है, अगर फील्ड हमारे पास आर मीन्स रियल फील्ड हो, नो देन एक्स वाई इज इक्वल टू x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस अप टू सो ऑन xn yn इज इक्वल टू आर मीन्स रियल फील्ड। तो फिर इसका मकसद मतलब ये है कि अगर हमारे पास फील्ड कॉम्प्लेक्स ना हो, रियल हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का सम हमारे पास इसी ही फील्ड में होना चाहिए, यानी रियल फील्ड में होना चाहिए। तब हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एनआर प्रोडक्ट है। अगर इस रिजल्ट का जो सम है वो कॉम्प्लेक्स फील्ड में ना हो, जिस तरह के हमने इधर कॉम्प्लेक्स फील्ड पे वेक्टर स्पेस डिफाइन किया है, तो फिर इसको हमको नहीं कह सकते कि ये हमारे पास एनआर प्रोडक्ट है। और अगर इधर इसकी जो प्रोडक्ट का सम है अगर ये रियल में ना हो, रियल फील्ड में इसका अगर फाइनल वैल्यू जिस रिजल्ट से आएगा वो अगर रियल में ना हो, रियल फील्ड में, तो फिर इसको हम नहीं कह सकते कि हमारे पास क्या है, एनआर प्रोडक्ट है। इसकी रिजल्ट का सम ज़रूर ज़रूर ये उसी ही फील्ड में बिलोंग करेगा जिस फील्ड से हमने वेक्टर स्पेस को उठाया है। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट, जिस तरह के इनर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है। लेट अगर हम सपोज कर ले कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस वी एन of complex field and any scalar a belongs to complex field। हम सपोज करते हैं कि x y z हमारे पास तीन वेक्टर है जो कि vn वेक्टर स्पेस से बिलोंग करते हैं और वो वेक्टर स्पेस हमने कॉम्प्लेक्स फील्ड पे डिफाइन की है। एंड एनी स्केलर, और कोई भी स्केलर हम ले सकते हैं a जो कि बिलोंग कर लेगा कॉम्प्लेक्स फील्ड से। देन प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रॉपर्टी इसके ये है कि अगर हम कोई सेम वेक्टर ले लें, जैसे कि x हमने लिए है, सेम वेक्टर का अगर हम इनर प्रोडक्ट ले लें, ये जो पैरेंथेसिस है, सिंपल्स है, ये हम इनर प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं। बस अवकात इसको हम ऑर्डर पेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इधर हम इसको इनर प्रोडक्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो अगर हम कोई भी सेम वेक्टर ले ले और इसका इनर प्रोडक्ट ले ले, तो लाजमी या ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। एंड अगर एक ही वेक्टर का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आएगा तो दिस इम्प्लाइज दैट, फिर इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो वेक्टर क्या है, 0 की इक्वल है। अदरवाइज इसका रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होगा। अगर इक्वल टू 0 इस ही सूरत में आ सकते हैं अगर हमारे पास वेक्टर क्या हो, 0 हो। इस तरह अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी पर नज़र डालें तो x, अगर हम दो वेक्टर ले लें x और y, और इसका अगर हम इनर प्रोडक्ट ले लें तो वो इक्वल होगा हमारे पास y कामा x, यानी y और x का इनर प्रोडक्ट और फिर होल कॉन्जुगेट, तो ये हमारे पास एक दूसरे की इक्वल होंगे। और इसी तरह हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी ये है, अगर हम तीन वेक्टर ले लें और वेक्टर y के साथ z को ऐड कर दें
यानी वेक्टर वाई और वेक्टर जेड को आपस में ऐड कर दे, सम कर दे, सम नहीं ऐड कर दे, और फिर इसके बाद हम एक्स के साथ उसका इनर प्रोडक्ट ले लें, तो हमारे पास इक्वल होगा एक्स कॉमा वाई का इनर प्रोडक्ट प्लस वाई कॉमा जेड का इनर प्रोडक्ट। और इसी तरह अगर हम एक्स और जेड को आपस में ऐड कर दें दो वेक्टर को, और वाई के साथ इसका इनर प्रोडक्ट ले लें, तो वो हमारे पास इक्वल होगा एक्स कॉमा जेड का इनर प्रोडक्ट प्लस वाई कॉमा प्लस एक्स कॉमा वाई का इनर प्रोडक्ट। और इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है, अगर हम कोई भी स्केलर ए ले लें की कॉम्प्लेक्स फील्ड से, क्योंकि इधर हमने वी एन को कॉम्प्लेक्स फील्ड भी डिफाइन किया है वेक्टर स्पेस को, और इसको एक वेक्टर एक्स से मल्टीप्लाई कर दे और फिर इसका वाई के साथ इनर प्रोडक्ट ले ले, तो हमारे पास इस फॉर्म में होगा कि स्केलर बाहर आएगा और बाकी हम सिर्फ एक्स और वाई का क्या ले ले, इनर प्रोडक्ट ले लेंगे, और फिर फाइनली इसके साथ हम एक यही स्केलर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह अगर हम किसी भी स्केलर को y वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो y वेक्टर का अगर हम फिर x के साथ x वेक्टर को हम अगर फिर y के साथ इनर प्रोडक्ट ले लें, एक स्केलर को y के साथ y वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद x और y का हम आपस में इनर प्रोडक्ट ले लें, तो वो इक्वल होगा हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ a इंटू एक्स कॉमा वाई का इनर प्रोडक्ट। क्योंकि हमने पढ़ा था पहली डेफिनेशन में, अगर हमारे पास फील्ड कॉम्प्लेक्स हो तो सेकंड जो वेक्टर होगा हमारे पास y, उसका हम पहले वेक्टर को वैसे ही रख छोड़ के तीसरे का हम कॉन्जुगेट लेंगे, क्योंकि अब इधर हमारे पास स्केलर जो है वो y वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, तो इसी तरह हम फिर इसको कॉन्जुगेट की थ्रू बाहर निकाल लेंगे और फिर x और y का आपस में इनर प्रोडक्ट ले लेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसको मैंने एक्सप्लेन कर लिया, बाकी इसका प्रॉपर प्रूफ भी मिल सकते हैं अगर किसी को। और फिर फाइनली सम एग्जांपल्स ऑफ इनर प्रोडक्ट। लेट हम सपोज कर दें कि x इज इक्वल टू 2 3 5 एंड y इज इक्वल टू -1 0 3 b, टू वेक्टर एंड अ वेक्टर स्पेस v3 डिफाइंड बाय अ रियल फील्ड r। सबसे पहले हमने दो वेक्टर्स लिए और इसको रियल फील्ड भी डिफाइन किए। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट, इसी तरह डेफिनेशन इनर प्रोडक्ट के मुताबिक x कॉमा y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। और फिर इससे अगर रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई -1, रिजल्ट -2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 से रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 से रिजल्ट हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 से रिजल्ट 15 आएगा। तो -2 प्लस 15 से रिजल्ट हमारे पास 13 आएगा, और ये बिलोंग करेगा रियल में। रियल आर इज रियल, इधर मतलब यह है कि हमारे पास हमने वेक्टर स्पेस रियल फील्ड से लिया था और फिर इसी ही वेक्टर स्पेस से दो वेक्टर्स ले लिए और इसका इनर प्रोडक्ट ले लिया। इनर प्रोडक्ट की जो सम है, इसका रिजल्ट हमारे पास इसी ही रियल फील्ड में मिल गया, बिलोंग किया उन्होंने, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट है। जो अगर ये रियल में ना होता, कॉम्प्लेक्स में या एनी फील्ड में चले जाते इसका रिजल्ट, फाइनली रिजल्ट, तो फिर उसको हम इनर प्रोडक्ट नहीं कह सकते। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल, x इज इक्वल टू 2 3 iota 5, y is equal to -1 0 3 iota b, two vector in a vector space v3 defined by a complex field. Then by definition of inner product, x comma y is equal to 2 into -1 plus 3 iota conjugate into 0 plus 5 into 3 iota conjugate। तो अगर हम इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को ज़रा और जहन नशीन कर ले और सोचें ज़रा, तो x कामा वाई इज इक्वल टू, ये मतलब ये पहले वेक्टर का कोऑर्डिनेट इंटू मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड वेक्टर का कोऑर्डिनेट प्लस पहले वेक्टर का कोऑर्डिनेट 3 आयोटा कॉन्जुगेट टू मल्टीप्लाइड बाई 0, और इसी तरह प्लस 5 इंटू 3 आयोटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा -2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 रिजल्ट -2,
प्लस -2 और फिर इसके बाद 3 आयोटा कंजुगेट मल्टीप्लाइड बाई 0, रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। और इस तरह प्लस 5 इंटू 3 आयोटा कंजुगेट मल्टीप्लाइड बाई 5 3 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट 15 आयोटा आएगा। लेकिन इधर हमारे पास साइन चेंज होकर -15 आयोटा आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ले ले तो इसमें जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इधर हमारे पास रियल पार्ट एब्सेंट है, 0 है। तो इस तरह हमने सिर्फ ओनली 3 आयोटा कंजुगेट ली है, तो इधर हमारे पास 3 आयोटा की साइन चेंज होकर प्लस से माइनस हो जाएगा। तो इस तरह -2 -15 आयोटा आएगा, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स फील्ड। इससे जो रिजल्ट आया है हमारे पास कॉम्प्लेक्स फील्ड में बिलोंग करते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये दो वेक्टर इनर प्रोडक्ट हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स फील्ड में ना होते, बिलोंग ना करते कॉम्प्लेक्स फील्ड में, ये रियल में चले जाते या कि कोई और फील्ड में चले जाते, तो फिर इसको हम इनर प्रोडक्ट नहीं कह सकते। एक्चुअली इनर प्रोडक्ट हमारे पास मैपिंग भी के थ्रू भी डिफाइन हो सकते हैं, क्योंकि Vn क्रॉस Vn तो हमारे पास मैपिंग ही है। तो इसी तरह हमने 2 एग्जांपल्स भी इनर प्रोडक्ट की समझाने की कोशिश की एग्जांपल के थ्रू। इस तरह हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं।